हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीबी सर यूके। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा शुरू होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से शुरू होता है दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में मैंने इससे पहले तक के अनुच्छेदों को पूरा समझाया है। ये वीडियोज जो होंगे दोस्तों थोड़ा लंबे जरूर होंगे, लेकिन इसमें लगभग लगभग मेन मेन चीज़ें सारी कवर कर दी जाएंगी। तो आज का जो वीडियो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से शुरू होगा दोस्तों। तो हमारे जो मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे उन अधिकारों की हम सारी चर्चा करेंगे। और जो मेन मेन चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाएगा अभी। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो शुरू होता है दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 जो है वो बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध के बारे में ये उपबंध करता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से व्यापार नहीं किया जा सकता, और ज़बरदस्ती किसी से बलात् श्रम मतलब ज़बरदस्ती किसी से कोई काम कराया नहीं जा सकता, ज़बरदस्ती किसी से कोई मजदूरी नहीं कराई जा सकती जब तक व्यक्ति की इच्छा न हो। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 23 में है। ठीक, अनुच्छेद 24 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। मतलब 14 साल से कम आयु के जो बच्चे होंगे दोस्तों, इनको किसी भी कारखाने, खान खान मतलब माइंस और जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो लोक नियोजन में बालकों को नियोजित नियोजित नहीं किया जा सकता 14 साल से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23। उसके बाद दोस्तों जो चौथा मूल अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और से अनुच्छेद 28 के बीच में है। तो इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर दूंगा। जैसे अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी हम भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, हमें अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को हम अपना देवता बना सकते हैं। मतलब हमारी अंतःकरण है, हमें 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 जो इच्छा है हम उसको अपना ईश्वर मान सकते हैं, उसको अपना धर्म के रूप में मान सकते हैं। मतलब हमें किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता, कोई हमारे बीच में रोड़ा नहीं बनेगा धर्म की स्वतंत्रता के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 26 जो है इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। मतलब हमारा जो कोई भी राज्य है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ये किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और वो टैक्स किस टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जो किसी विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय की उन्नति पोषण के लिए खर्च किए जाएगी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 27 के तहत एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो संकल्पना है उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को प्रचारित करने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य निधि से है, राज्य विधि नहीं, राज्य निधि है ये, मतलब राज्य जो है, राज्य का पैसा जहाँ पर लग रहा हो तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, धर्म को आगे बढ़ाने की काम नहीं करेगा। व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को माने। ठीक है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमें अंतर्करण की स्वतंत्रता है। लेकिन राज्य किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 28। तो दोस्तों अब अनुच्छेद 28 के बाद हम अगला मूल अधिकार पढ़ेंगे। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में ये इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण कहा गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो अधिकार है उसके बारे में कहा गया है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका अपने से ही प्रशासन
संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। वर्तमान में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, ये 6 जो हैं ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं और ये अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब छठा और बहुत इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है दोस्तों, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत हम हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट्स निकालने की शक्ति रखता है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट्स निकालने की शक्ति रखता है। तो इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है मैं मेन बता देता हूँ। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध लेख है, परमादेश है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा लेख है। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में किसी अदर वीडियो में बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि 5 प्रकार की रिट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ये मूल अधिकारों में से जो क्वेश्चन मेन बनते हैं ये मैंने बता दिया। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राज्य को एक प्रकार से डायरेक्शंस दिया गया है कि आपको ऐसा करना है, मतलब कुल मिलाकर के कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट, राम राज्य की जो अवधारणा हमारे संविधान में आती है वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित है। तो हम इसमें मेन चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। मतलब अगर हम इनमें जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, राज्य जब सक्षम होगा तब इन प्रावधानों को लागू कर सकता है, ये उसका अपना विवेक है। तो राज्य की नीति सिद्धांतों में जो अनुच्छेद 40 है इसमें कहा गया है कि राज्य की नीति सिद्धांत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। तो ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में, गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में कहा गया है। और महात्मा गांधी के विचारों की अभिव्यक्ति का जो ये अनुच्छेद 40 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 40 के बाद अनुच्छेद 44 है, दूसरा जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। लेकिन दोस्तों ये एक समान सिविल संहिता पूरे देश में लागू नहीं है, केवल गोवा में लागू है। जब राज्य, हमारे देश के समस्त राज्यों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो एक समान सिविल संहिता लागू करने के लिए सक्षम होंगे, तब उनके द्वारा एक समान सिविल संहिता लागू कर दी जाएगी। ये जबरदस्ती नहीं है किसी राज्य के लिए। ठीक है, वो उनका स्वविवेक है। उसके बाद अनुच्छेद 48 क की बात करें तो 48 क में कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में इस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 क। इसके बाद अनुच्छेद 49 की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, इनका संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 49 में कहा गया है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिकाएं जो होंगी ये दोनों आपस में सेपरेट होंगी। ठीक है, और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में अनुच्छेद 51 में कहा गया है। ठीक है, के बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे 42वें संविधान संशोधन के रूप में 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्यों में जो खास विशेषता है ये हमने इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से नहीं बल्कि इसे हमें रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो पहले 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि
प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रयास करेंगे, मतलब शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, वो शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, मतलब उनसे कोई भी प्रकार का अन्य काम न करा करके उनको शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की भाग 5 की। भाग 5 में जो पहला जो फैक्ट है, पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति के बारे में जो जो मेन मेन टॉपिक होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मेन मेन पॉइंट जो इसके बारे में आ सकते हैं एग्जाम में, जो आर्टिकल्स हैं मैं उनको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है देश का पहला नागरिक होता है और ये संवैधानिक प्रधान भी होता है। और अनुच्छेद 52 में भारतीय का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा बोला गया। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 53 की, इसमें कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो हमारा केंद्र होगा संघ, उसका जो भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी वो सब किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक, राष्ट्रपति के पास होंगी। इसके बाद अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बोला गया है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो दोस्तों जो पद्धति है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसको कहा जाता है। मतलब कि इसमें प्रत्येक सदस्य का जो भी जितने भी निर्वाचक मंडल होते हैं उनका एक निश्चित मत मूल्य देश के जनसंख्या और राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर के अनुपात के आधार पर तय कर दी जाती है और एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। मतलब कोई भी मतदाता केवल एक व्यक्ति को मत नहीं दे करके सभी को मत देता है, और मत देने का जो उसका तरीका होता है वो क्या होता है? एक प्रकार से चॉइस होती है उसकी, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रथम चॉइस किसको मिली है। ठीक है, तो एक पूरा सिस्टम है, कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय निर्वाचन की जो रीति है वो अनुच्छेद 55 में बताई गई है। उसके बाद अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति की जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 57। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार वो राष्ट्रपति बनेगा, वो कितनी भी बार भारतीय राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में वो कितनी भी बार निर्वाचित किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रपति के पद की क्या योग्यता है। जैसे उसकी उम्र 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो। ठीक है, और राज्य या केंद्र में किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ का पद मतलब किसी सरकारी पद पर न हो, बल्कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि जो पद होते हैं इन पदों को लाभ का पद से थोड़ा बाहर किया गया है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो मेन योग्यताएं हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद अनुच्छेद 60 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है अनुच्छेद 60 में बताया गया है। मैंने आपको बताया अनुसूची 3 जो शेड्यूल 3 थी उसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, जितने भी पदाधिकारी थे उनके शपथों की बात की गई है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथें इन अनुसूचियों में नहीं है। तो उसी क्रम में राष्ट्रपति की जो शपथ है अनुच्छेद 60 में शपथ जो दिलाएगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न हो तो उसकी अनुपस्थिति अगर हो तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, और जब वो प्रस्ताव 2/3 सदस्यों के द्वारा 2/3 सदस्यों के द्वारा पास कर दिया जाए दोनों सदनों में, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है, ये भी ध्यान देंगे। अब हम बात करें राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों और अधिकार के बारे में, तो पहला पॉइंट तो यही है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद और अन्य सदस्यों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको नियुक्ति प्रदान करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यही नियुक्ति प्रदान करता है। संसद द्वारा पारित, दूसरा जो इसका अधिकार है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 72 की, तो इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी कानून को ला सकता है, अध्यादेश के रूप में ला सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 143 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, परामर्श ले सकता है किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, यानी कि सैन्य बलों का, तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत वह राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो वही करता है। इसके अलावा 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति सही न होने की स्थिति में राष्ट्रीय शासन लगा सकता है। साथ ही साथ देश की आर्थिक दशा सही न होने की स्थिति में वित्तीय आपात भी वह लगा सकता है। ठीक है, अभी तक इनमें से वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन ये कई बार लग चुके हैं, जबकि वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान देना। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों आज इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लगातार 2 बार बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना केवल वीवी गिरी के समय में की गई। ठीक है, ये ध्यान देंगे, वीवी गिरी के समय में अभी तक ही दूसरे चरण की मतगणना हुई है। इसके अलावा एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जो रहे हैं अभी तक वो है नीलम संजीव रेड्डी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और अभी हाल ही में जो हमारी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो पहली जनजातीय महिला है। ठीक है, पहली जनजातीय महिला है। ठीक है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो उसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति क्या होगा? जैसे उपराष्ट्रपति बनता है तो वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। साथ ही अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते हैं तब तक वो राष्ट्रपति का रूप में काम करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन के बारे में कहा गया है। उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद से हटने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दोस्तों इसको पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इसको पास करके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 68 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। ठीक है, और अनुच्छेद 69 ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? इसे राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 69 में 69 में। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, कृष्णकांत। ठीक है, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति भी यही थे मुस्लिम, और उपराष्ट्रपति भी यही थे। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो उसके बाद हम अगर बात करें भारत के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में, तो यहाँ पर जो है हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ब्रिटेन के संविधान से हमने काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारी जो व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन से ली है, और संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। तो भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तविक जो उसका प्रधान होता है संघ का, वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है। अब देखो मंत्रिपरिषद क्या होता है, देखो मंत्रिपरिषद के बारे में एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम है, इसको समझते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो काफ़ी विस्तृत होती है। उसमें कैबिनेट, मंत्रिमंडल यानी कि, और राज्य मंत्री और उपमंत्री ये आते हैं, ये सारे मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, यही मेन है कैबिनेट, इसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। मंत्रिमंडल मेन ये है, कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है वो है मंत्रिमंडल। ठीक है, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ये मिला करके बनते हैं मंत्रिमंडल, और मुख्य रूप से जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो इसी के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर मंत्रिपरिषद बड़ी है लेकिन मंत्रिमंडल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मंत्रिपरिषद के अंतर्गत राज्य मंत्री और उपमंत्री भी होते हैं, जो मंत्रिमंडल की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, राज्य मंत्री और उपमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के जो अन्य भाग हैं, ये केवल और केवल कैबिनेट का कैबिनेट की हेल्प करने के लिए होते हैं। ठीक है, इनका मेन रोल यही रहता है। और एक बात और बता दूं कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। ठीक, ये भी ध्यान देंगे। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखिए, इसका जो प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान बनाया गया है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ऐसा भी बोला गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में वर्णन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 के तहत, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 74(4) में पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ और गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह अनुच्छेद 75(4) में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 78 में एक इम्पोर्टेंट प्रावधान ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का अध्यक्ष होता है। ये भी ध्यान देंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब अगला जो पॉइंट है, आज का जो अंतिम पॉइंट है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए, सबसे कम समय तक। ठीक है, 13 दिन के लिए बने थे एक बार ये। ठीक, तो ध्यान देंगे, और सबसे ज़्यादा समय तक जो बने प्रधानमंत्री वो है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप तैयारी करते रहिए, और जो मेन चीज़ें हैं, और आप लोग ये भी बताइए कि हमें आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आपको जो भी आपको डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और कोई सुझाव आपने देने हैं, सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।